औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दो जहानों का मालिक है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उसके प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी तारीख़ के तीसरे अशरे यानी तीसरी एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस किस्त में पाकिस्तान के 1969 से लेकर 1979 तक के सियासी सफ़र पर बात करेंगे कि किस तरह सियासत में हमेशा के लिए फ़ौज की मदाखलत की राह हमवार हुई और किस तरह जिस थोड़ी बहुत जमहूरियत ने पनपना शुरू किया था वो कम हो गई। 1965 की जंग से पहले पाकिस्तान का मुआशी इशारिया यानी इकनॉमिक ग्रोथ रेट वो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जंग के बाद सियासी और मुआशी दोनों सूरत हाल ये जिग जैग हो गई। सोने पे सुहागा 1968 की तलबा तहरीक थी जिसने जनरल अयूब खान को जिज करके रख दिया, इसलिए कि अयूब खान आज़ादी इजहार से एलर्जिक थे, लिहाजा मुखालफ आवाज़ें वो बर्दाश्त न कर सके। इसकी वजह से समाजी और सियासी घुटन पैदा होना शुरू हो गई थी। मुआहिदा ताशकंद लोगों ने कबूल नहीं किया तो उसकी वजह से अयूब खान की अगर कोई मकबूलियत थी भी तो वो भी गिरती चली गई। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़ुहूर हुआ, एक ताज़ा और एक तवाना आवाज़ रवायती सियासत के मैदान में आ गई। नौजवानों के लिए भुट्टो इस ज़माने में ख़ासे मकबूल थे। इसके बाद जब हालात काबू से बाहर हो गए, बजाय इसके कि अयूब खान अपने ही बनाए हुए 1962 के आइन के तहत अपनी असम्बली के स्पीकर को कायम मकाम सदर बनाते, वो अपने कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान को इक़्तिदार सौंप कर इस्तीफ़ा देकर चले गए और मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज हो गया। दोस्तों, एक अच्छा काम ये हुआ कि तकसीम के बाद से बलूचिस्तान को सूबाई हैसियत नहीं मिली थी। जब 1 यूनिट टूटा तो पहली बार 1970 में बलूचिस्तान को एक सूबे के तौर पर उभरने का मौका मिला। तो इस एतबार से 1970 में पाकिस्तान के 5 सूबे हो गए, 4 मगरबी पाकिस्तान में और 1 मशरकी पाकिस्तान में। फिर याह्या खान हुकूमत ने जनवरी 1970 में ऐलान किया कि अगले इलेक्शन अक्टूबर में यानी 10 महीने बाद 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर कौमी सतह पर होंगे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि इससे पहले पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए थे वो बिलवास्ता होते थे, कभी बल्दियाती कौंसलरिंग के ज़रिए तो कभी सूबाई असम्बली के अराकीन के ज़रिए। बिला वास्ता इंतखाबात चूँकि पहली मरतबा होने थे तो उनकी एक तारीख़ी हैसियत बनती थी। अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन अक्टूबर में मशरकी पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया तो उसकी वजह से इलेक्शन 2 महीने आगे कर दिए गए और 7 दिसंबर नई तारीख करार पाई। इस वक्त जो गवर्नमेंट थी की तरफ से ये तासर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के दोनों बाजुओं यानी मशरकी और मगरबी इनमें किसी एक सियासी जमात को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिलेगा। हसास अदारों और एजेंसियों की अपनी एक असेसमेंट भी यही थी कि मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग को कतई अक्सरियत नहीं मिलेगी, बल्कि मौलाना अब्दुल हमीद बाशानी की नेशनल अवामी पार्टी को भी अच्छी खासी नशिस्तें मिल जाएंगी। अगरचे अवामी लीग सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी, लेकिन वो कतई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि एजेंसियों ने कुछ जमातों को बूस्ट अप करने के लिए पैसा भी तकसीम किया था। मुबैना तौर पर यह कहा जाता है मशरक़ी पाकिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चली इसका एक ही नुक्ता था, वो ये कि मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को लूट रहा है, इसका एहतसाल कर रहा है और अवामी लीग इस एहतसाल से बंगाल को नजात दिलाएगी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम कुफर और इस्लाम की जंग में तब्दील कर दी गई। जो दाएं बाजू की मजहबी जमातें थी उनके नज़दीक भुट्टो काफर था। भुट्टो साहब का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, यानी सोशलिस्ट मईशत मजहबी तबका ये समझता था
کہ बस जैसे ही भुट्टो जीतेगा पाकिस्तान में कम्युनिस्ट इनकलाब आ जाएगा। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसी भुट्टो ने मुतफ़िक़ा तौर पर 1973 का आइन बनाया, तो जो उलमाए कराम थे उनकी राय को ख़ासी अहमियत दी। जनवरी 1970 में याहिया हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान किया। 30 मार्च को लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का इजरा हुआ, यानी इलेक्शन के नतीजे में जो कानून साज असम्बली बनेगी उस पर लाजम होगा कि वो 120 दिन में नया आइन बनाए, क्योंकि जब मार्शल लॉ लगा था तो 1962 का आइन ख़त्म कर दिया गया था। ये भी शर्त लगाई थी कि ना सिर्फ 120 दिन में आइन बनाएंगे, बल्कि अगर आपने नहीं बनाया तो ये असम्बली टूट जाएगी, फिर इलेक्शन होंगे, फिर कुछ और होगा, और अगर आइन बना लिया तो उसकी तौसीक सदर मुमलिकत उर्फ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याहिया खान करेंगे। इसके बगैर ये आइन नाफिज नहीं होगा। इस ज़माने के मुबस्सरीन कहते हैं कि ये शर्त रखने का मकसद ये था कि याहिया साहब इलेक्शन के बाद भी वर्दी उतार के एक सियासी लेकिन ताकतवर सदर बनना चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि 1 मैन 1 वोट का हक दे रहे हैं, तो हमारा भी कुछ हक बनता है। इसलिए उन्होंने शायद ये शर्त रखी थी। एक और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में, जो कि अक्सरियती सूबा था, उसमें एक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया था। ये बड़ी हैरतनाक बात है। और अवामी लीग जो पूरे पाकिस्तान में की दावेदार थी, उसने सारे के सारे उम्मीदवार मशरकी पाकिस्तान में खड़े किए थे। सिर्फ 8 उम्मीदवार ऐसे थे मगरबी पाकिस्तान में जिन्हें अवामी लीग का टिकट मिला था। अब अल्लाह जाने कि इसमें क्या राज था कि दोनों सबसे बड़ी जमातें थीं, उन्होंने यकसर एक ने एक बाजू को और दूसरे ने दूसरे बाजू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जो नई पार्लियामेंट मुंतखब होनी थी उसमें 300 जनरल सीटें थीं। इस हिसाब से मशरकी पाकिस्तान में 56% अक्सरियत थी, तो उन्हें 300 सीटों में से 162 जनरल नशिस्तें अलाट की गई और 138 सीटें मगरबी पाकिस्तान के सूबों को आबादी के तनासब से अलाट की गई। ख़वातीन के लिए 13 नशिस्तें मखसूस की गई थीं, उनमें से 7 मशरकी पाकिस्तान के लिए और 6 मगरबी पाकिस्तान के लिए। जब इलेक्शन के नताइज आए तो अवामी लीग 162 जनरल सीटों में से 160 नशिस्तें ले गई। मगरबी पाकिस्तान की जो कि 138 जनरल सीटें थीं, उनमें से भुट्टो की पीपल्स पार्टी को 81 यानी 81 सीटें मिली और सबसे ज़्यादा पंजाब में मिली यानी 62 सीटें, और फिर सिंध में सिर्फ उनको 18 सीटें मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा जो इस ज़माने में सूबा सरहद कहलाता था, वहाँ से 1 सीट मिली। वोटर टर्नआउट अच्छा रहा, लोगों में जोश था, टर्नआउट औसतन 60% रहा था। पंजाब में सबसे ज़्यादा 69% टर्नआउट रहा और उसके बाद मशरकी पाकिस्तान में 57% यानी 57% टर्नआउट रहा। अब जाहिर है कि इलेक्शन हो गए और अवामी लीग ज़बरदस्त अक्सरियत लेकर आ गई। इधर भुट्टो साहब आ गए। अवामी लीग का हक था कि आइन बनाने में पहल करे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे 6 निकात हैं इनके फ्रेम में हम आइन साजी करेंगे। इस मौका पर भुट्टो और याहिया हुकूमत थी, उनको खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनका ख्याल था कि अगर इन 6 निकात की बुनियाद पर आइन बनता है तो पाकिस्तान फेडरेशन नहीं रहेगा बल्कि एक लूज़ कॉन्फेडरेशन बन जाएगा। चनाचे याहिया खान और भुट्टो ने कहा हम आपके 4 निकात तो मान लेते हैं, लेकिन इनमें से 2 निकात नहीं मान सकते, तो आप थोड़ा सा अपने रवैये में लचक पैदा करें। तारीख तय की गई कि 1 मार्च को नई असम्बली का इजलास ढाका में होगा, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों यानी मुजीब, याहिया और भुट्टो इनमें इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इस तरह बदकिस्मती से कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया और उसके बाद मशरकी पाकिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ आम बगावत शुरू हो गई।
इस दौरान याहिया खान और भुट्टो ढाका भी गए और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ बैठ के कोशिशें भी की, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का एक ही नुक्ता था कि अगर आप मुझसे वाकई कोई लचक की उम्मीद रख रहे हैं और मैं अपने साथियों से मशवरा करके इन्हें कायल भी कर लूँ तो मुझे ये बताइए कि एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो ये क्या मसला है? इसका ज़ाहिर है किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मार्शल लॉ हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि मशरकी पाकिस्तान की कोई मनफी खबर मगरबी पाकिस्तान के अखबारात में ना छपे और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब रही। इसको गद्दारी, कौम परस्ती और पाकिस्तानियत की रुई में लपेट के लोगों को पेश किया गया। मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है बाखुदा मगरबी पाकिस्तानियों को आखिरी वक्त तक मालूम नहीं था। इसके बाद हुकूमत की लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई कि आप किस बुनियाद पर आप हुकूमत में हैं। चनाचे भुट्टो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कोशिश कर रहे थे कि किस तरह जंग बंदी हो जाए, उन्हें हंगामी तौर पर बुलाया गया और वो पाकिस्तान 19 तारीख को पाकिस्तान पहुँचे और 20 को इंतकाल इक़्तिदार हो गया। याहिया खान ने भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। भुट्टो पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और अबूरी सदर बन गए। ये एक तरह से नामुकम्मल असम्बली थी, इसलिए कि इसमें मशरकी पाकिस्तान वाले तो थे ही नहीं, वो तो अलग हो चुके थे। तो जो बाकी असम्बली थी इसने बाकी पाकिस्तान के लिए आइन बनाया। हिज़्ब इख्तिलाफ आइन के नफाज के बाद ये कहती रही कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं ताकि एक लेजिटिमेट असम्बली वजूद में आ सके। ये एक कतरी हुई असम्बली है, ये आदी है, लेकिन भुट्टो ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये थी 1970 के इलेक्शन की कहानी, जिसने आधे पाकिस्तान की शक्ल में अपनी कीमत वसूल कर ली। इलेक्शन तो हमने करवा लिए, लेकिन इलेक्शन के नताइज को हम हज़म नहीं कर सके, तो फिर सूरत हाल ने हमें हज़म कर लिया। इसके बाद आजमाइश ये थी कि इन इलेक्शन के नताइज को संभालते हुए 5 साला आइनी मुद्दत कैसे पूरी होगी। आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद जो इंतखाबात होंगे उनमें अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। अगर हम ये समझ लें कि 1970 के इंतखाबात फ़ौजी इंतज़ाम से सिविलियन इंतज़ाम की जानब एक सफ़र था, लेकिन बदकिस्मती से 1977 के इंतखाबात के नताइज भी नहीं संभाल सके हम, और मुल्क एक बार फिर फ़ौजी बूटों तले दब गया। 1973 का आइन जब बनाया गया तो इसमें खुसूसी तौर पर आर्टिकल 6 शामिल किया गया था ताकि आइंदा के लिए बालाए आइन इक़दामात का रास्ता बंद हो जाए। इस शिक के तहत अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से आइन को पामाल करने की कोशिश की, जुज़वी तौर पर आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की, या इस साजिश में जो भी शरीक हुआ, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत दी जा सकती है। शुमाई किस्मत आइंदा जो कुछ हुआ ये आर्टिकल इसको नहीं रोक सका, और आज आइन की दीगर शिकों की तरह खुद आर्टिकल 6 भी अपने आप को हसरत से देख रहा है। इस आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट की 5 साला मुद्दत जो कि 14 अगस्त 1977 में ख़त्म होना थी, इससे तकरीबन 7 माह पहले ही ये सोचकर इंतखाबात का ऐलान कर दिया कि मैं खासा मकबूल हूँ और ये इलेक्शन आसानी से जीत जाऊँगा। यानी उन्होंने 10 जनवरी 1977 को अचानक असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान बदहाली की कैफियत से गुजर रहा था। भुट्टो की हुकूमत ने अवाम को इससे निकालने की कोशिश की थी। भारत के कब्ज़े में जो इलाके थे वो हमारे तकरीबन 90,000 कैदियों को छुड़वाने के लिए शिमला मुआहिदा किया गया था। इसके अलावा भुट्टो ने इक़्तिसादी, तालीमी और रोज़गार के मैदान में अहम अवाम दोस्त इस्लाहात भी की थी, मगर साथ ही साथ उन्होंने सनतें और अदारे नेशनलाइज करने यानी कौमियाने की पॉलिसी अपनाई थी। इस ज़माने में तीसरी दुनिया के बहुत से ममालिक में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का रुझान था, क्योंकि गुमान ये था कि नेशनलाइजेशन वो गीदड़ सिंगी है जिससे अवाम के मसाइल रातों रात हल हो सकते हैं।
ظاہر ہے کہ جب اشرافیہ اور نوکرشاہی کے مفادات پر ضرب لگتی ہے تو وہ بظاہر تو مسکراتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چھریاں بھی تیز ہونے لگتی ہیں، اور رفتہ رفتہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ خوشامدی ٹولے پروفیشنل ٹیکنوکریٹ میں غیر محسوس طریقے سے گرتے چلے گئے۔ یوں وہ رفتہ رفتہ عوام سے کٹتے چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے چند ہی ماہ بعد صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قوم پرست حکومتیں قائم تھیں۔ بھٹو نے انہیں برطرف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں بلوچستان میں شورش شروع ہو گئی۔ ناخوش اور اکتائے ہوئے لوگوں نے بندوقیں سنبھالی اور وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ بھٹو نے بلوچستان اور سرحد کی قیادت کو غداری، تخریب کاری، دہشت گردی کی دفعات لگا کر حیدرآباد سازش کیس میں ملوث کر دیا۔ حالانکہ بھٹو صاحب مقبول آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ان میں سب سے بڑا اقدام آئین کے نفاذ کے باوجود 1965 کی جنگ کے دوران نافذ ایمرجنسی کا بہت سا حصہ انہوں نے برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ میڈیا پر بھی سختی ہوئی، حکومت مخالف جرائد یا اخبارات کے ڈیکلیریشن بھی منسوخ ہوئے، صحافیوں کو پابند سلاسل بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی جب نئی بنی تھی تب ان میں اندرون جماعت مشاورت کا عمل ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو کچن کیبنٹ میں بھی غیر منتخب عناصر شامل ہوتے چلے گئے۔ اس سے پارٹی کے اندرونی ڈھانچے سے اوپر کی قیادت کٹ گئی۔ شاید یہ دوبارہ مارشلا لگنے کا خوف تھا کہ انہوں نے ایک نیم فوجی ادارہ تشکیل دیا جسے فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF کا نام دیا۔ جب نواب محمد احمد خان کے قتل کا الزام بھٹو پر لگایا گیا تھا تو اس میں FSC کے DG کو بھی ملوث قرار دیا گیا، جو بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ FSF کی تشکیل پر اس وقت کی فوجی قیادت کو تحفظات تھے اور وہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے مطابق جب پولیس اور مسلح افواج موجود ہیں تو ایک نیم فوجی ادارے کی تشکیل کی کیا ضرورت ہے؟ بین الاقوامی سطح پر بھی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ مثلا 1976 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے جب فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا کیا تو امریکہ نے زور و شور سے اس کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھٹو نے کھل کر عربوں کا ساتھ دیا اور انہیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کی۔ اس دوران سعودی عرب اور ایران کی قیادت میں مغربی ممالک کے لیے تیل کی جو پابندی لگی تھی اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بھٹو نے فعال بڑا ایکٹیو رول ادا کیا تھا۔ انہوں نے فروری 1974 میں اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کے لیے لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ارینج کی تھی۔ اس کے علاوہ خلیجی ریاستیں بشمول سعودی عرب سے خصوصی اقتصادی اور سفارتی مراسم بھی قائم کیے تھے، جس سے اقتصادی فوائد حاصل ہوئے اور پہلی بار پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرونی ملک بکثرت جانے لگے۔ اس پس منظر میں 10 جنوری 1977 کے انتخابات کا اعلان ہوا تو اچانک سے حزب اختلاف کا ایک 9 جماعتی اتحاد پاکستان نیشنل الائنس PNA سامنے آیا۔ ان میں سے بیشتر جماعتیں وہ تھیں جو 1975 میں بھی پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ بنا چکی تھی، اور ان کا مطالبہ تھا کہ 1973 کے آئین کے مطابق انتخابات کروائے جائیں، لیکن بھٹو صاحب نے ان کے اس مطالبے سے انکار کر دیا۔ PNA میں دائیں بازو کی مذہبی سیاسی سوچ کافی نمایاں تھی۔ انہوں نے جو انتخابی منشور پیش کیا تھا اس میں ایک نعرہ تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد 1970 کی قیمتیں واپس لائیں گے، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ وہ جیت جائے گی۔ اس وقت قومی اسمبلی کی 216 نشستیں ہوا کرتی تھیں، 200 جنرل، 10 خواتین، جبکہ 6 اقلیتوں کی نشستیں تھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ 7 مارچ کو ہونے والے انتخابات سے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ سمیت تقریباً 19 پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے متنازع حالات میں خود کو بلا مقابلہ منتخب کروا لیا اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہوئی۔ الیکشن کا انعقاد ہونے والا تھا اور اگر ایسے حالات میں اتنی بڑی تعداد میں کلیدی
عہدوں پر فائز لوگ خود ہی بلا مقابلہ منتخب کروا لیں تو انتخابات کی ساخ پر دبا لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 مارچ کی پولنگ میں بظاہر پیپلز پارٹی نے 151 نشستیں جبکہ پی این اے نے 36 نشستیں جیتی۔ بلا مقابلہ انتخاب کی وجہ سے تاثر یہ تھا کہ سرکاری مشینری کو استعمال کیا گیا اور مقامی سطح پر سیاسی گنڈا گردی کے نتیجے میں شاید پیپلز پارٹی کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس زمانے کے میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ پولنگ کے دن بہت سے مقامات پر بیلٹ باکس چھینے گئے اور ان میں ووٹ بھرے گئے اور دیگر متعدد بے قاعدیاں بھی ہوئیں۔ پی این اے حیران تھی کہ انہیں صرف 36 نشستیں ملی ہیں تو انہوں نے 10 مارچ 1977 کو منعقد ہونے والی صوبائی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ 11 مارچ کو مبینہ دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے اور پہیہ جام ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ چونکہ پی این اے میں مذہبی سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا تو پاکستان کی بیشتر مساجد بالخصوص کراچی اور پنجاب کی مساجد بھٹو مخالف تحریک کا گڑھ بنتی چلی گئیں۔ پھر اس تحریک کا رخ بدلنے لگا۔ پہلے تو اس کا نعرہ تھا دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات دوبارہ کروائے جائیں، لیکن تقریباً 2 ہفتے گزرنے کے بعد ایک نیا نعرہ سامنے آیا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ لایا جائے۔ یہ تحریک شہروں کی حد تک خاصی مؤثر ثابت ہوئی کیونکہ میڈیا شہروں میں تھا اور میڈیا بھٹو حکومت سے تنگ تھا، اپوزیشن سخت گیری سے تنگ تھی، تاجر طبقہ نیشنلائزیشن سے تنگ تھا۔ اس تحریک کو تاجر طبقہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ مذہبی مدارس کے طلبہ اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے اسٹوڈنٹ ونگز نے اسٹریٹ پاور کے طور پر کافی فعال کردار ادا کیا اور ان کی دیکھا دیکھی وکلا کی بھی ایک بڑی تعداد اس تحریک میں شامل ہو گئی۔ حکومت کو جس وقت لچک دکھانی چاہیے تھی اس وقت لچک نہیں دکھائی اور جب وقت گزرنے لگا تب لچک دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نتیجتاً ابتدائی طور پر لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں حالات قابو میں کرنے کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی اس لڑائی میں فوج بھی ایک پارٹی بن گئی اور پھر رفتہ رفتہ طاقت کا توازن سیاستدانوں سے کھسکتا ہوا فوج کی طرف جھکتا چلا گیا۔ اس زمانے میں یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ پی این اے کے سرکردہ رہنما اصغر خان نے فوجی قیادت کو خط لکھ کر کہا کہ وہ ملکی انتظام سنبھال لیں۔ اس دوران پاکستان کی تاریخ میں جو پیش رفت ہوئی وہ دوست ممالک کی مداخلت تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت کے سعودی سفیر ریاض الخطیب نے جب یہ دیکھا کہ سیاستدان ملک کو کسی اور جانب لے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ بالکل اچھا نہیں تو انہوں نے ایک برادر ملک کے سفیر کے طور پر اپنی ثالثی کی خدمات پیش کی۔ حکومت اور حزب اختلاف نے یہ پیشکش قبول کی، لہٰذا بہت حد تک ان کی کوششوں سے پی این اے اور حکومت بات چیت کرنے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھنے پر رضامند ہو گئی۔ تقریباً 1.25 مہینے تک یہ مذاکرات چلتے رہے، ان میں کبھی تیزی آ جاتی، کبھی یہ سست ہو جاتے، لیکن سڑکوں پہ یہ تحریک نہیں رکی۔ بالآخر انتخابات کروانے کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان میں دوبارہ انتخابات کے لیے اکتوبر کی کسی تاریخ پر اتفاق کیا گیا۔ اس سمجھوتے کے بعد سب توقع کر رہے تھے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اچانک 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب 111 بریگیڈ حرکت میں آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ پی این اے جسے احتجاج اور یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا تو سمجھوتا ہو گیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ پہلی مارشل لا کابینہ میں پی این اے نے وزارتیں حاصل کی۔ ضیاء الحق نے اپنے حق میں فضا بنانے کے لیے سب سے پہلے بھٹو کی جانب سے بلوچستان اور صوبہ سرحد کی حکومت میں قائم ہونے والے حیدرآباد ٹریبیونل کو توڑ دیا۔ بلوچستان میں فوجی آپریشن روک دیا گیا۔ اکثر مخالفین بھٹو کا سر چاہتے تھے اور ضیاء الحق نے ان جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کیا۔ 5 جولائی کو ضیاء الحق نے ریڈیو اور ٹی وی پر پہلی تقریر کی تھی
तब उन्होंने सीने पे हाथ रख के कहा था कि फ़ौज ज़रूरत से ज़्यादा एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रहेगी और इंशाअल्लाह 90 दिनों में इंतख़ाबात करवा कर बैरकों में वापस लौट जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान सियासत और आइन मुअत्तल हो चुके थे, इसलिए किसी की तरफ से भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी आवाज़ बुलंद नहीं की गई। इस दौरान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन थी। सब जानते थे कि अगर इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी 2/3 तो नहीं लेकिन सादा अक्सरियत ज़रूर ले लेगी, लिहाजा मकड़ी का जाल बनना शुरू हो गया। 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान अहमद रज़ा कसूरी के जो वालिद थे, उनका लाहौर में कत्ल हुआ था। इसकी एक पुरानी FIR निकाली गई, उसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो समेत चंद लोगों का नाम था। इस FIR को ज़िंदा किया गया और इसके बलबूते पर लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमा दोबारा चलाया गया। हालांकि जुल्फ़कार अली भुट्टो बराह रास्त कत्ल में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन दोबारा मुकदमा चलने के नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें भी सज़ाए मौत सुना दी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ एक जज की अक्सरियत से ये फैसला बरकरार रखा और सबको नज़र आ गया था कि कब्र एक है, मुर्दे 2 हैं। लिहाजा सबको अंदाज़ा था कि भुट्टो को फांसी हो जाएगी और भुट्टो को फांसी हो गई। रफ्ता रफ्ता सियासत में मसल्ला अक्सरियत पसंदी का फ़रोग़ हुआ। 1981 में PIA के तैयारे की हाई जैकिंग हुई। काबुल में नाराज़ पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मुर्तज़ा भुट्टो की जानब से हाई जैकिंग की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहा गया ये काम अल जुल्फ़कार ने किया है। उस वक्त पहली बार अल जुल्फ़कार का नाम सुना गया। जब ये नाम सामने आया तो गोया बिल्ली के भागों चीका टूट गया और मार्शल हुकूमत पूरी ताकत से हरकत में आई। जो कानूनी सियासी तहरीक थी उसे भी अल जुल्फ़कार का लेबल लगाकर ख़त्म करना शुरू कर दिया गया। 1979 के पहले गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की सूरत में ज़िया का लगाया हुआ पौधा अब एक तना आवर दरख्त बन चुका था। इसके 7 वर्ष बाद 1985 में पहली बार 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पर, लेकिन गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात तो करवाए गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरी ने दूध तो दिया लेकिन मेंग ने ढाल कर। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई एपिसोड के साथ फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।